नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। जो मैंने पॉलिटी जो सीरीज प्रारंभ की है, इसमें मैं एक-एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। आपको आपको अभी तक 5 से 6 वीडियो आ चुके हैं। अगर वो सभी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। उन सभी वीडियो में मैंने क्रमवाइज शुरुआत की है। जैसे सबसे पहले क्या है, संविधान का गठन कैसे होता है, उसकी विशेषताएं क्या थी। उसके बाद में कुछ अनुसूचियों के बारे में बात की थी। उसके बाद में संविधान के स्रोत क्या थे। फिर प्रस्तावना प्रस्तावना के बाद में मैंने उसमें बात की थी नेक्स्ट वीडियो में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। उसके बाद में किया था बात देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, धर आयोग क्या था। और उसके बाद में किया है कि नागरिकता के बारे में भी मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। अगर वो सभी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार कैसे क्या उनकी प्रवृत्ति है, क्या उनकी विशेषता है, उसके बाद में पूरा प्रबंध यहाँ पे देखेंगे। और किस आर्टिकल में यानी कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है उसको भी हम पूरे वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हर एक पॉइंट का जो सोर्स है वो है एम लक्ष्मीकांत बुक। जो इस पूरे वीडियो का सोर्स रहेगा एम लक्ष्मीकांत बुक, उसी के माध्यम से मैंने पूरी तरीके से यहाँ पे उसको पढ़ के उसके बाद में अपना नोट्स तैयार किया है। और उसी नोट्स को मैं यहाँ पे डिजिटली फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार आखिरकार है क्या। तो मूल अधिकार क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार के बारे में समझते हैं कि जो मूल अधिकार है ये एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। तो भाग कौन से भाग 3 में है, क्या मूल अधिकार की जो व्याख्या की गई है या जो प्रावधान है वो भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन दिया गया है भाग 3 में। पहले तो ये पॉइंट समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि भाग 3 में है, मूल अधिकार की अवधारणा भाग 3 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान यानी अधिकार का बिल यानी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। तो मूल अधिकार कहां से प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। ये भी पॉइंट याद रखना। फिर है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल तत्व भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक। और इसको मतलब कि कहा जाता है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार बहुत ही जरूरी है। जिसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, तो भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक आते हैं। उसके बाद मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, न्यायोचित होते हैं हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों की गारंटी, लेकिन युक्त युक्त प्रतिबंध के साथ। फिर है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हैं। फिर कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के कानूनों की मनमानी पर सीमाएं भी ये लगाते हैं। फिर मूल अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन संविधान की आधारभूत ढांचा का हिस्सा है। तो क्या बोला है कि मूल अधिकार और डीपीएसपी जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, दोनों क्या है, दोनों के बीच संतुलन संविधान का एक आधारभूत ढांचा का हिस्सा है। तो ये मैंने एक थोड़ा सा शॉर्ट में व्याख्या बता दीजिए कि क्या आखिरकार मूल अधिकार होते क्या है और किस किस प्रकार से मूल अधिकार जो है वो है। अब मूल संविधान में जो मेरा मूल रूप से या मूल संविधान में कुल 7 जो मूल अधिकार थे। हालांकि हम साथ में मूल अधिकार की बात करेंगे कि कैसे समाप्त किया गया, कैसे उसको और किस अनुच्छेद में है, उसकी बात भी हम आगे चर्चा में आगे जो है धीरे धीरे करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मूल रूप से यानी कि मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय 7 जो है मूल अधिकार की बात की गई थी। उन 7 में सबसे पहले देखते हैं समता का अधिकार। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या, समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से लेकर 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 26 है, 25 से 28 तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इनके बारे में डिटेल में भी आपको पूरी तरीके से बताएंगे अभी। फिर है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 2930 में है। और छठा है संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31A के अंतर्गत आता है। और अब ये 301 के अंतर्गत चला गया, इसी को यानी कि 44 में संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये अब सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है। अब ये क्या है कि वर्तमान में ये जो है वो मूल अधिकार नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार रहेगा जो कि अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया। तो ये इसको समाप्त किया गया है। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो सात सात जो थे वो
मूल अधिकार थे। तो इन सातों को याद रखिए। सातवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देख लिया है सातों मूल अधिकार के बारे में। अब सातवां मूल अधिकार जो था, ये वाला छठा जिसमें दिया हुआ है, तो इसको समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार है। ये याद रखना कि वर्तमान में कितने अधिकार है, 6 मूल अधिकार है। उसी बात को नीचे लिखा गया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाने के बाद वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट याद रखना कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको 300A में रखा गया, जो कि एक कानूनी अधिकार के रूप लेता है। अब देखते हैं मूल अधिकार की विशेषता। मैंने यहाँ पे क्या समझ लिया कि मूल अधिकार क्या थे। मूल अधिकार का एक संक्षिप्त रूप मैंने देख लिया है यहाँ पे, उसके बारे में डिटेल में भी आगे आगे बढ़ेंगे। पहले देखते हैं मूल अधिकार। देखो इस पीडीएफ में सब कुछ है, आपको जितनी भी मूल अधिकार से क्वेश्चन, देखो एक एक चीज को मैंने बहुत डिटेल में बताया है यहाँ पे। तो हर एक पॉइंट को लेके चलेंगे, हर एक पॉइंट को बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ से जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। यूपीएससी से लेकर जितने भी एग्जाम्स हैं, पीसीएस हो गया, यूपीएससी होगा, आरओ हो गया, चाहे राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, कोई भी पीसीएस एग्जाम ले लो, या फिर किसी भी एग्जाम, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, वहां से आपको मूल अधिकार से जो भी प्रश्न आएगा, आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से यहाँ से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो ये देखो मैंने विधिवत रूप से बताया हुआ है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को रखा हुआ है। आप और अगर आपको लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको विधिवत रूप से पीडीएफ भी वहां से प्राप्त हो जाएगी। पूरा मैंने यहाँ पे विस्तृत रूप से आपको एक बार पीडीएफ दिखा दिया है, जिसके आपको लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ पूरी चीजें है कि नहीं इसमें। ठीक है, तो इसको बारी बारी से देखते हुए चलेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो देखने से क्या होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चीजों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमको एग्जाम में अक्सर वहां पे आपको याद रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी मैं टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ करूंगा, उसकी भी बात मैं करूंगा। टेस्ट सीरीज सभी पीसीएस के लिए बहुत ही बेहतर टेस्ट सीरीज में बना रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे कि एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादातर होंगी, क्योंकि चीजें एनसीईआरटी से ही ली जाती है और वहां से ही आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे डायरेक्टली आपको एग्जाम में भी। मैं बहुत ही विस्तृत रूप से उसको ला रहा हूँ, जल्दी आपके सामने लाऊंगा उसको। पहले यहाँ पे देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। वीडियो को, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो जो है चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे। तो देखते हैं मूल अधिकार की विशेषता के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कुछ या केवल भारतीय नागरिक के लिए उपबंध। तो कुछ या केवल भारतीय नागरिक के लिए उपबंध, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये जो है विदेशियों को नहीं प्राप्त है अधिकार, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसीलिए बोला है केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 15 है, 15 16 याद रखो, 15 16, उसके बाद 19 29 29 19 29 और 30। तो ये पांचों जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर ये मूल अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन बाद योग्य होते हैं और उचित प्रतिबंध के अधीन है। मतलब कि क्या है इसका मतलब, ये समझो कि सीमित है, इनकी कुछ न कुछ प्रतिबंधियां लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये बाद योग्य भी हैं। ये अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, तो ये बाद योग्य है। फिर उचित प्रतिबंधों के अधीन रहते हैं, यानी कि सीमित है। तीसरा पॉइंट है कि राज्य की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ उपबंध है। तो राज्य की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ उपबंध है। फिर ये कुछ नकारात्मक विशेषताएं रखते हैं तो कुछ सकारात्मक भी रखते हैं। तो ये सभी विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हुए चलिए। फिर है कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है, इन्हें संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ये स्थायी नहीं है, ऐसा नहीं कि इनमें संशोधन नहीं हो सकता है, संशोधन हुआ भी है, जो कि आपने देखा भी है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल अधिकार को हटाया भी गया, उसको जोड़ा भी गया। तो इसी प्रकार से यह क्या है, तो स्थायी नहीं है और संसद द्वारा इन्हें संशोधित किया जा सकता है। फिर है कि अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 358 के द्वारा अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। देखो कहा जाता है कि अनुच्छेद 19 किसके द्वारा निलंबित किया गया, तो 358 के द्वारा। ये प्रावधान याद रखना।
इसे सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए गए आपातकाल के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाह्य आक्रमण, अगर युद्ध आपात लगा हो, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण है तो उसके आधार पर 19 को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 358 में ये चीज स्पष्ट है। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए गए आपातकाल के आधार पर इसको निलंबित नहीं किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर आर्टिकल 359, तो आर्टिकल जो है 359 में क्या प्रावधान है? तो आर्टिकल 359, ये ए नहीं है, ये सॉरी, केवल 359। आर्टिकल 359 के अनुच्छेद 19 के अलावा संविधान के भाग 3 में वर्णित किन अधिकारों को कितने समय और किस क्षेत्र में निलंबित होगा, इसके लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा। तो भाग 3 में वर्णित जो भी अधिकार हैं उनको अनुच्छेद 19 के अलावा बोल रहा है। तो अनुच्छेद 19 के अलावा, क्योंकि अनुच्छेद 19 की बात कर लिए अनुच्छेद 358 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 359 में कहा गया कि 19 के अलावा जितने भी जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उनको राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा खत्म किया जा सकता है। हालांकि 20 और 21 की राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन 20 और 21 ऐसे हैं इनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं विशेषता में कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन की सीमाएं, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन की सीमाएं अनुच्छेद 31A संपत्ति आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की रक्षा, यानी संपत्ति का अधिकार था 300A में, उसकी रक्षा, और 300B जो कि नवी अनुसूची में शामिल होने वाले कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण। तो यह है अनुच्छेद 31B। फिर 31C में कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए कानूनों की रक्षा। फिर सेना विधि यानी मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों का निर्बंधन यानी कि अनुच्छेद 34। तो 34 में क्या प्रावधान है कि मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों का निर्बंधन, जो कि 34 अनुच्छेद 34 में शामिल है। 31C में क्या था? तो कुछ नीति निर्देशक तत्वों के प्रभावी करने वाले कानूनों की रक्षा करना। और 31B में क्या था? तो नवी अनुसूची में शामिल होने वाले कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की नेक्स्ट विशेषता क्या है कि ज्यादातर मूल अधिकार स्वयं प्रवर्तित है। तो ज्यादातर मूल अधिकार स्वयं प्रवर्तित है, वहीं कुछ मूल अधिकारों को विधि या कानून के द्वारा प्रभावी बनाया जाता है। तो कुछ मूल अधिकारों को विधि या कानून के द्वारा प्रभावी बनाया जाता है, और इस तरह के कानून भारत की एकता हेतु संसद द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि राज्यों के विधानमंडल द्वारा। तो ऐसे कोई कानून बनेगा तो वो संसद द्वारा बनाया जाता है, या फिर विधानमंडल के द्वारा, राज्यों के विधानमंडल के द्वारा नहीं। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पूरा देश एकता में रहे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पूरा देश जो है वो एकता में रहे। अब देखते हैं मूल अधिकार की व्याख्या। मूल अधिकार की व्याख्या एक एक अनुच्छेद के बारे में और उसका क्या प्रावधान है, क्या व्याख्या है, उसके बारे में देखते हैं। अभी तक मैंने विस्तृत रूप से नहीं देखा था, पीछे मैंने शॉर्ट चीजें बता दी थी वहां पे, अब मैं इसको विस्तृत रूप से यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला है समता और समता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। समता का अधिकार, पहला पॉइंट है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में यही चीज वर्णित है कि विधि के समक्ष समता, समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो समानता और संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 14 में, जिसके तहत फिर अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। विभेद का प्रतिषेध का मतलब है कि इसको नहीं मानता है, प्रतिषेध करता है, रोकता है कि नहीं, आप इसके आधार पर कोई भी विभेद या भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर किसी जाति का लोग है, कोई धर्म का है, तो किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये करता है अनुच्छेद 15। फिर एक लोक नियोजन के विषय में अवसर का समानता, यानी नौकरी, लोक नियोजन के विषय में यानी नौकरी पाने में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, यानी कि उसको बोलते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। फिर अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, कोई छुआछूत का अंत, यानी कि अनुच्छेद 17 में कहता है। तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, कि हम उसको नहीं छुएंगे, ये वो कास्ट का या वो इस जाति का है या वो ये है, तो इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि छुआछूत का अंत की बात करता है अनुच्छेद 17। फिर उपाधियों का अंत,
उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। जैसे राजा महाराजा इस प्रकार की जो उपाधियां पहले दी जाती थी, तो उन्हीं उपाधियों को अंत की बात कर रहा है कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में ये चीज वर्णित है। तो ये हो गई पूरी बात किसकी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पूरी मैंने बात विस्तृत रूप से यहाँ कर दी है। इसी प्रकार से हमारे पॉलिटी जो बुक आती है लक्ष्मीकांत, उसमें भी इस प्रकार से वर्णन किया गया है। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों की का संरक्षण। तो स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार के जो कि अनुच्छेद 19 के तहत दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद, अब इनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 19 का पूरा आर्टिकल के एक एक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 19(1) में क्या, 19(2) में क्या, 19(3) में क्या, लेकिन यहाँ पे हम एक संयुक्त रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, कहीं जाने आने की, निवास की, और पैसे या वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं 19 में दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, संचरण कहीं घूमने की, फिर निवास करने की, और पैसा या वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता। उसके बाद में अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में क्या वर्णन है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इनकी इसके बारे में भी विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। फिर अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे अनुच्छेद 19 से लगा के और 21 हो गया। फिर 22वां देखते हैं, 22वां क्या है, हाँ फिर 21A भी है, ये भी है। 21A में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। फिर है 22 है, तो 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो ये बात कर लिए 19 से लगा के 22 तक, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 और 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं इनका प्रावधान क्या है। तो 23 और 24 है, पहला है कि मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। तो मानव और दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार करना या मानव का शोषण करना या बलात्श्रम, ज्यादा श्रम करवाना और उसको उतना तनख्वाह नहीं देना, श्रम करवाना लेकिन पैसे नहीं देना, तो इस प्रकार जो भी बलात्श्रम है उस पर प्रतिषेध करता है, यानी कि अनुच्छेद 23 के तहत ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। उसका अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, जो कि अनुच्छेद 24 में वर्णन है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। सबसे पहला पॉइंट है कि अंतःकरण की और धर्म की आवाज रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की और धर्म की आवाज रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। फिर देखेंगे धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में प्रावधान है। फिर है कि कुल शिक्षा संबंधी कुछ शिक्षा संस्थानों में, कुछ हो गया यहाँ पे, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में, जो कि अनुच्छेद 28 में ये वर्णन करता है। तो यहाँ पे देख लिया है किसके बारे में, तो 25 से 28 में, जो कि धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है पूरी तरीके से। अब देखते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। तो भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों वर्गों की संस्कृति का संरक्षण। तो भाषा, लिपि या अल्पसंख्यकों जो भाषा लिपि है उसकी संस्कृति के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 29। और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 30 में ये चीज वर्णित है। तो 29 और 30 देख लिया, जो कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में प्रावधान है कि मूल अधिकारों के परिवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। तो मूल अधिकारों के परिवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार, यानी कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है अनुच्छेद 32। यानी कि अगर किसी भी
किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है कि संविधान का उपचार करने के लिए अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत, और अगर हाई कोर्ट में जाते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। इन सब के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं मूल अधिकार और संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो मूल अधिकार और उसके संवैधानिक प्रावधान एक एक को बहुत ही बारीकी समझेंगे। यहाँ पे पूरी विस्तृत रूप से मैंने चर्चा कर दी है। पहले मैंने क्या किया है कि आपको धीरे धीरे करके इस चीज को मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम पहले थोड़ा सा देखेंगे हाँ क्या होते हैं मूल अधिकार, कहाँ से कहाँ तक चर्चा की गई है, मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो उन सब की बात कर ली है। फिर मैंने धीरे से उसके आगे बढ़ा, क्या बढ़ा कि किस प्रकार से मूल अधिकार को थोड़ा मैंने उसको ओपन किया, यानी खोला। कैसे खोला कि इनसे किसके बारे में कहाँ चर्चा की गई है, किस में क्या प्रावधान है, थोड़ा थोड़ा प्रावधान समझा जिस प्रकार से। अब हम उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या समझते हैं। आखिरकार मूल अधिकार जो 12 से 35 बताते हैं तो उनमें एक एक मूल अधिकार में क्या क्या प्रावधान है पूरी विस्तृत रूप से भी हम देखते हुए चलते हैं। अब जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे, क्योंकि ये वीडियो अगर हम शुरू करते हैं अभी अगर शुरू करते हैं तो ये भी बहुत नीचे बड़ा है, तो इसीलिए आपने एक संक्षिप्त रूप समझ लिया है। अब इसका पूर्ण तरीके से व्याख्यात्मक रूप देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये वीडियो हम कवर करेंगे, पूरी जो पीडीएफ है इसको कवर करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक एक प्रावधान को मैंने बहुत ही बारीकी से, और ऐसा कोई भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए और यहाँ से ना सॉल्व हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पे समझाया हुआ है। आप विस्तृत रूप से देखेंगे हर एक पॉइंट को, तो इसीलिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे की जो प्रावधान है वो सभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक एक चीज, एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से रखा है, और हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ से प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए पूरी तरीके से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। वीडियो में हर एक चीज बताया हुआ है मैंने। देखो लास्ट में मैंने ये भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से देखो सभी अनुच्छेद के बारे में बारीकी सी हर एक चीज के बारे में समझाया जाओ। उसके बाद में इसकी आलोचना भी हुई है किस आधार पे, फिर इसके मूल अधिकारों का महत्व क्या है, फिर मूल अधिकार, नीति तत्व और तीनों में अंतर भी मैंने बताया हुआ है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे, जिसको हम विस्तृत रूप से मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।